विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का इतिहास। जिसका नाम है विद्रोही और राज। तो ये अध्याय 11 है। तो हम पिछले एपिसोड में हमने पढ़े थे कुछ प्रश्न, शेष प्रश्न लेकर आया हूं अध्याय 11 जिसका नाम है विद्रोही और राज। फिर मैं एक प्रश्न लेता हूं। प्रश्न है कि सहायक संधि व्यवस्था कब और किसने लागू की, इसकी शर्तें बताइए। मतलब सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, इसकी प्रमुख शर्तें बताइए। तो सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलजली ने 1798 में लागू की थी। तो लॉर्ड वेलजली ने 1798 में सहायक संधि व्यवस्था लागू की थी। इसकी कुछ शर्तें थी। तो बच्चों क्या शर्तें थी? पहली शर्त, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। तो पहली शर्त यह थी, उन्होंने एक संधि व्यवस्था लागू की थी राज्यों रियासतों के से। तो क्या थी कि जो अंग्रेजों का सहयोग देगा उसकी बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। दूसरी, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। जो उनका सहयोग करेंगे उनकी भूमि क्षेत्र में एक ब्रिटिश अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी तैनात की जाएगी जिससे उसकी रक्षा हो सके। तीसरी शर्त यह थी कि सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। मतलब ये है, तीसरा है कि जो सहयोगी पक्ष के यहाँ जो सैन्य टुकड़ी रखेंगे तो उसकी रख रखाव और खर्चा की व्यवस्था वही करेंगे। कौन? सहयोगी पक्ष। चौथी शर्त थी कि सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सके और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकेगा। तो इस तरह से देसी रियासतों के जो शासक थे उनके साथ वह संधि व्यवस्था में जो शर्तें होती थी वह शर्तें उन पर लागू की जाती। तो पहली शर्त थी कि जो उनका अंग्रेजों का सहयोग करेंगे उन शासकों की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा अंग्रेज करेंगे और उनके भू क्षेत्र में एक छोटी सी सेना तैनात कर देंगे ताकि कोई बाहरी आक्रमण होता है तो वहीं पर रक्षा हो सके। तो इसकी रख रखाव देख रेख खर्च की जिम्मेदारी उस सहयोगी पक्ष पर ही रहेगी। तीसरा था कि चौथा था कि सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी से युद्ध कर सकेगा। फिर अगला प्रश्न आता है। तो अगला प्रश्न है, अवध की रियासत को अंग्रेजों ने किस प्रकार अपने अधिग्रहण में लिया। तो अवध की रियासत पर किस तरह अंग्रेजों ने अधिकार किया, उस पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया। तो अवध पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने नवाब से क्या शर्तें रखी। तो किस तरह से अंग्रेजों ने अवध की रियासत थी जहाँ से अवध रियासत जो 17 रियासतें थी इन पर अधिकार किए थे। तो अवध की रियासत के बारे में यहाँ प्रश्न आता है। तो अवध की रियासत से पर अंग्रेजों ने किस प्रकार अधिकार किया, उन पर अधिकार करने के लिए क्या शर्तें रखी थी। तो अंग्रेजों ने कब अधिकार किया, उन पर कौन सी संधि व्यवस्था लागू कर दी। तो अंग्रेजों ने अवध की रियासत पर अधिकार करने के लिए 1801 में अवध में सहायक संधि व्यवस्था लागू कर दी। तो 1801 में सहायक संधि व्यवस्था लागू की। तो इस संधि की क्या शर्तें थी। तो अभी सहायक संधि की शर्तें मैंने बताई थी, लेकिन अवध पर जो सहायक संधि व्यवस्था लागू की थी तो उन्होंने क्या शर्तें रखी थी। तो पहली शर्त थी कि नवाब अपनी सेना को समाप्त कर दे। मतलब नवाब था, उसकी जो सेना थी उसको समाप्त कर देगा, सेना हटा देगा। दूसरा, अंग्रेजों को रियासत में अपनी सेना की टुकड़ियों की तैनाती की अनुमति देगा। मतलब उस नवाब अपनी सेना को तो हटा देगा, निरस्त कर देगा और अंग्रेजों की सेना थी उसकी टुकड़ियों की तैनाती की अनुमति देगा। तीसरी शर्त थी कि दरबार में जो उपस्थित ब्रिटिश रेजिडेंट, तो जो रेजिडेंट मैंने बताया था जो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होता था वो दरबार में उपस्थित होता था, तो ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर ही काम किया जाएगा। तो ये 3 शर्तें थी। इन शर्तों के कारण रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये रियासतें, अवध की रियासत थी वो अंग्रेजों पर निर्भर हो गई। इस तरह से उन्होंने इस पर नियंत्रण करने के लिए कार्य किया।
फिर अगला प्रश्न है, कि अंग्रेजों के द्वारा अवध के नवाब को हटाने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को हटा दिया, तो नवाब को हटाने से अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़े। तो क्या प्रभाव पड़े, अथवा में लिख सकते हैं कि फिरंगियों का राज आ जाने से ताल्लुकदारों पर क्या प्रभाव पड़ा। मैंने पिछले वीडियो में ताल्लुकदार पढ़ाए थे, जो संबंध रखते थे उनको ताल्लुकदार कहते। तो फिरंगियों का राज आने से ताल्लुकदारों पर क्या प्रभाव पड़ा, या अवध पर नवाब को हटाने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, अवध का शासन जब चला गया था, उसके नवाब को हटा गया था, तो आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए जानते हैं उत्तर। उत्तर है कि अवध में फिरंगी राज होने से, जब अवध में फिरंगियों का, फिरंगी मतलब अंग्रेजों का राज होने से राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। अवध के देहात में ताल्लुकदारों की जागीरें, किले और अपने सिपाही होते थे। मतलब ये था कि अवध के देहात में, जो देहात गांव ग्रामीण क्षेत्र था, उसमें ताल्लुकदारों की जागीरें होती थी, उनके किले होते थे और सिपाही होते थे। तो ये होते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने से ये सब बिखर गए, टूट गए। मतलब अवध का जो राज था, अंग्रेजों के शासन के पहले अवध के देहात में ताल्लुकदारों की जागीरें, किले और सिपाही होते थे, उनका ही शासन चलता था। अवध का नवाब उनके ही देख रेख में शासन करता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो ये सब टूट गए, बिखर गए, समाप्त हो गए अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों ने अवध का शासन अपने हाथ में लेते ही इनकी सेना और अधिकार भंग कर दिए थे। तो इस तरह से अंग्रेजों ने अवध का शासन अपने हाथ में लिया और इनकी सेना अधिकार भंग कर दिए, सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में आ गया। तो इस तरह से आम लोगों पर प्रभाव पड़ा। फिर अगला प्रश्न आता है कि भू राजस्व की एक मुश्त बंदोबस्त व्यवस्था बताइए। तो भू राजस्व की एक मुश्त बंदोबस्त व्यवस्था क्या है। तो एक मुश्त बंदोबस्त व्यवस्था मैंने बताई थी, ये कर व्यवस्था है, जो कर भू राजस्व का टैक्स उगाया जाता था, इसको एक मुश्त बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता था। तो यह क्या है, तो अंग्रेजों ने ये कब लागू किया, इसके बारे में बताइए, किस तरह टैक्स उगाया जाता था। तो एक मुश्त बंदोबस्त व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने 1856 में अवध में एक मुश्त बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। तो यह व्यवस्था के अंतर्गत ताल्लुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया था। जो ताल्लुकदार अपनी जमीनों के स्वामी होते थे, उनको बेदखल कर दिया, हटा दिया जाने लगा। अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास 67% गांव थे, वही टैक्स उगाते थे। लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने से अब 38% उनके पास गांव रह गए। इस कारण ताल्लुकदारों की स्थिति कमजोर हो गई। इस तरह से उन्होंने एक मुश्त बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने से ताल्लुकदारों की स्थिति कमजोर कर दी, जिससे अंग्रेज आसानी से शासन कर सके। फिर अगला प्रश्न है, ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने के बाद इसका क्या परिणाम निकला। तो ताल्लुकदारों की सत्ता छिन गई। प्रश्न इसमें अथवा में जोड़ सकते हैं कि भू राजस्व की एक मुश्त बंदोबस्त व्यवस्था के कारण ताल्लुकदारों की किस तरह सत्ता चली गई, सत्ता किस तरह अंग्रेजों ने ताल्लुकदारों की सत्ता या शक्ति को छीन लिया। तो ये आ सकता है। तो अगला प्रश्न है, भू राजस्व की एक मुश्त बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में बताइए। और अथवा में यह आ सकता है कि अंग्रेजों ने ताल्लुकदारों की शक्तियों को किस तरह से कमजोर कर दिया या उनकी सत्ता को किस तरह से छीन लिया। तो ये प्रश्न का उत्तर इसी में हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया है कि ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने के बाद इसके क्या परिणाम निकले। या अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, तो उसके कारण ताल्लुकदारों की जो शक्तियां थी वो हटा दी गई। तो इससे सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ताल्लुकदारों की सत्ता जाने के बाद समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ताल्लुकदारों की सत्ता जाने के बाद सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई, सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। अंग्रेजों से पहले जो ताल्लुकदारों का किसानों से सीधा संबंध था, तो कुछ ताल्लुकदार किसानों से अनेक प्रकार से पैसा तो वसूल करते थे, लेकिन बुरे समय में भी वह किसानों की मदद करते थे। लेकिन इससे अंग्रेजों के शासन में किसानों का शोषण होने लगा। किंतु जब ताल्लुकदारों की सत्ता चली गई, तो अंग्रेजों
के शासन में अब सीधा किसानों का शोषण हो गया और ताल्लुकदारों का किसानों से संबंध समाप्त हो गया, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो इस तरह से ताल्लुकदारों की सत्ता जाने से यह प्रभाव पड़ा था। फिर अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आइए जानते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ताल्लुकदारों के बाद आता है अवध के किसानों का असंतोष के कारण बताइए। अवध में किसानों का असंतोष या अवध में किसानों में असंतोष क्यों फैल गया, संतुष्ट क्यों नहीं थे। तो किसानों का असंतोष, उत्तर आता है कि किसानों का असंतोष अब फौजी शासकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। तो अंग्रेजी सेना में अवध के किसान भी सैनिक भर्ती थे, तो उनमें भी असंतोष फैलने लगा। तो जो दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण वह असंतुष्ट हो गए थे। तो सिपाहियों को अनेक समय से छुट्टियां नहीं मिली, कम वेतन मिलता था, इसके कारण असंतुष्ट हो गए। इस कारण अवध के किसानों में असंतोष फैल गया। तो ये असंतोष होने के कारण है, वो असंतुष्ट थे। अगला प्रश्न है 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर और सिपाहियों के बीच किस प्रकार के ताल्लुकात या संबंध थे। तो 1820 का जो दशक था, तो अंग्रेज अधिकारियों और जो भारतीय सिपाही थे उनके बीच किस प्रकार ताल्लुकात माने किस प्रकार से उनके संबंध थे। तो 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते थे और दोस्ताना संबंध बनाने पर अधिक जोर देते थे। उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, तलवारबाजी करते थे, उनके साथ शिकार पर भी जाते थे। तो इस तरह से अंग्रेजों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। तो इस प्रकार से अच्छे संबंध थे। फिर आता है अगला प्रश्न कि भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जनता के बीच कैसे संबंध थे। तो भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जनता के बीच किस प्रकार के संबंध थे, कैसे संबंध थे, इसको अथवा में ले सकते हैं कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था। तो उत्तर आता है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जनता के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सबसे अधिक सिपाही अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से भर्ती होकर आए थे। तो बंगाल आर्मी के जो सिपाही थे सबसे अधिक अवध से भर्ती होते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से भी भर्ती होकर आए थे, इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। मतलब बंगाल आर्मी जो शुरुआत हुई थी तो अवध के सिपाही इसमें भर्ती हुए थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में के सिपाही इसमें भर्ती हुए थे। तो इसकी शुरुआत थी, इसलिए इसको पौधशाला, तो अवध को ही बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक अवध के ही इसमें सैनिक थे। फिर अगला प्रश्न आता है कि सिपाहियों और ग्रामीण लोगों के संबंधों से विद्रोह पर क्या असर पड़ा। तो सिपाहियों और ग्रामीण लोगों के जो संबंध थे, भारतीय सिपाहियों का ग्रामीणों के साथ जो संबंध थे, उनका विद्रोह पर किस प्रकार से असर हुआ। तो सिपाहियों और ग्रामीण जनता के बीच मौजूद संबंधों से जन विद्रोह पर गहरा असर हुआ। क्यों हुआ? जब सिपाही अपने अफसरों का आदेश नहीं मानते थे और हथियार उनके खिलाफ उठा लेते थे, तो सिपाहियों का सहयोग करने के लिए गांव के ही उनके भाई बंधु तुरंत आ जाते थे, क्योंकि सिपाहियों का गांव के लोगों से अच्छे संबंध थे। जब सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाते थे, विद्रोह करते थे, तो उनका सहयोग करने के लिए गांव के तुरंत ग्रामीण के भाई बंधु आ जाते थे। सभी जगह गांव के किसान शहर के लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह में शामिल होते थे। इस तरह से विद्रोह पर ग्रामीण लोगों का गहरा प्रभाव पड़ा। फिर अगला प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह में किस प्रकार की एकता की कल्पना की गई। मतलब 1857 के विद्रोह में किस प्रकार की एकता की कल्पना की गई। कल्पना मतलब सोच। या 1857 विद्रोह में किस प्रकार आह्वान किया गया कि सब लोग एक हो जाओ, एकता का आह्वान किया। विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए कौन से तरीके अपनाए। तो इस तरह से भारतीय समाज में एक करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ एक होने के लिए, संगठन मजबूत करने के लिए, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए। तो उत्तर आता है कि 1857 में विद्रोहियों के द्वारा जो घोषणाएं की गई वो जाति धर्म का भेद किए बिना, जाति धर्म का भेदभाव नहीं था, तो बिना जाति धर्म का भेदभाव किए बिना
घोषणाएं की गई, सभी वर्गों का आह्वान किया गया। अनेक घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी। इन घोषणाओं में हिंदुओं की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाता था। इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में दिखाया गया जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों को लाभ हानि बराबर थी। तो इस तरह से उन्होंने क्या तरीके अपनाए, घोषणाएं की। तो बिना भेदभाव, जाति धर्म भेदभाव की घोषणाएं की जाती थी और ये घोषणाएं राजकुमारों या नवाबों या मुस्लिम शासकों के नाम से जारी होती थी और इन घोषणाओं में हिंदुओं की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाता था। तो इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में दिखाया गया जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों को लाभ बराबर हो और हानि भी बराबर हो। इस तरह से उन्होंने भारतीय समाज को संगठित करने के तरीके अपनाए। अगले प्रश्न अगले वीडियो पढ़ेंगे, शेष प्रश्न। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल पर बने रहें, इसके लिए